हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग 4 से 7 मई 4, 5, 6 और 7 मई का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई गई हैं? ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली चट्टानें अभी हाल में ग्रीनलैंड में खोजी गई हैं। इन चट्टानों की जो खोज की है वो MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने जो है वो इनकी खोज की है, और इन चट्टानों की उम्र जो है वो लगभग 3.7 अरब वर्ष मानी जा रही है। मतलब ये चट्टानें जो हैं वो 3.7 अरब वर्ष जो है पुरानी है, और इन चट्टानों का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी न्यूनतम शक्ति जो है वो 15 माइक्रो टेस्ला देखी गई है। ठीक है, यहां पर ये मैप लगा हुआ है जिसमें यहां पे हमने आपको ग्रीनलैंड दिखाया है, ये रहा कनाडा, ये रहा US, यहाँ पे आइसलैंड और ये डेनमार्क। ठीक है, तो ये मैप में इनकी पोजीशन है। थोड़ी सी डिटेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इसको भू चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है वो फैलता है। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है 11th-12th में कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, तो उसमें आप लोग जो है चुंबकीय रेखाओं का डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये पृथ्वी इस एक्सिस पे जो है वो घूम रही है, और ये चुंबक जो है वो हल्की सी तिरछी जो है इस तरह से बनी हुई है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, ये जो सूर्य से सौर पवन, ये जिनको सोलर विंड बोलते हैं, और जो चार्ज कण है, ठीक है, आवेशित कण है या चार्ज पार्टिकल है, इन कणों से और सौर पवनों से क्या करता है, ये पृथ्वी को बचाता है। क्योंकि पृथ्वी की गति से इन कणों की गति जो है वो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आपको नाम बताना है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, जेरेमिया मानेले, जेवियर माइली और जेम्स मारिप। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, ये जेरेमिया मानेले जो हैं ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं ये 3 अलग अलग देशों के जो है वो राष्ट्र प्रमुख हैं। यहाँ पर जेम्स मॉरिप जो है वो पापुआ न्यू गिनी से, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जूडिथ सुमिनवा तुलुका, और जेवियर माइली जो है वो अर्जेंटीना से। यहाँ पे हमने सोलोमन द्वीप का मैप भी लगाया हुआ है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, यहाँ इंडोनेशिया, और ये वाला जो एरिया है ये सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, सोलोमन द्वीप। तो आप मैप से ये, और यहाँ पे जो है वो पापुआ न्यू गिनी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैप की पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है, OECD की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? OECD ने भारत का जो विकास दर कितनी बढ़ा के कर दी है? ऑप्शन है 6.6%, 6.8%, 7.2% और 7.5%। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये जो विकास दर है इन्होंने बढ़ाकर 6.6% जो है वो कर दी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये यहाँ पे 7.8 गलत लिखा हुआ है, ये 6.8% है। ठीक है, और इन्होंने जो है वो पहले जो थी इसकी विकास दर का अनुमान जो था वो 6.2% दिया था, अब इन्होंने बढ़ाकर इसका 6.6% कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर के लिए 2024 में 3.1% का और 2025 में 3.2% का जो है वो आंकड़ा दिया हुआ है, अनुमान दिया हुआ है। ठीक है, और अभी आप लोग पिछले के जो वीडियोस देख रहे होंगे तो लगातार जितनी भी संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हो चाहे भारतीय संस्थाएं हो, उन सभी ने जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर विश्वास जताया है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसकी आंकड़ों को क्या है, पॉजिटिवली आगे बढ़ाया है। जैसे IMF ने भी जो है 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो लगभग सभी जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, GST
अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, संजय नायर, राजेश नाम्बियार और सिद्धार्थ मोहंती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए संजय कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इनको हाल में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी का जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस ट्रिब्यूनल का जो उद्देश्य है, व्यवसायों के विभिन्न विवादों को कुशलता पूर्वक हल करने में मदद करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पुणे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये भारत का जो पहला संविधान गार्डन है, इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। इसका जो विकास है वो भारतीय सेना और पुनीत बालान समूह ने संयुक्त रूप से इसका जो है वो निर्माण किया हुआ है। और ये संविधान गार्डन जो है, जो संविधान के संस्थापक नेता हैं, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर इस गार्डन का जो है वो निर्माण किया गया है। ये गार्डन भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल भारतीय संविधान के बारे में। ये भारतीय संविधान जो है वो लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये जीएस में कई बार क्वेश्चन आता है, जनरल स्टडीज में, कि भारतीय संविधान जो है कितने दिन में तैयार हुआ। तो ये आपको पूरे फिगर याद होने चाहिए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और भारतीय संविधान में माना जाता है कि लगभग 1,45,000 शब्द हैं और ये दुनिया का सबसे लंबा जो या सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है, और इसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों डिटेल आती हैं और इसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं। कई बार ये बोला जाता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब जो है अपनी स्वीकृति दी थी या कब इसको अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हो गया। हालांकि जो संविधान की कुछ धाराएं थी वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। तो कई बार आपसे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशलिस्ट क्वेश्चन आता है ये, तो उसमें पूछ लेता है कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं जो 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए। ठीक है, ये आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी एज इट इज जिस तरह से ये लिखे हुए हैं, इसी तरह से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमसे जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम जिसे हाल ही में जारी किया गया है, उस एंथम के बारे में आपको बताना है। क्या नाम है? दिल जश्न बोले, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज योर्स, जोश मोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो T20 पुरुष वर्ल्ड कप होने वाला है, इसका जो आधिकारिक एंथम है उसका नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, इसका जो एंथम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये एंथम जो है वो सीन पॉल और केस ने मिलकर इसको तैयार किया गया है। और ये एंथम जो है वो एक म्यूजिक वीडियो के साथ लॉन्च हुआ है, और जिस म्यूजिक वीडियो में उसेन बोल्ट, क्रिस गेल, अली खान, शिव नारायण चंद्रपॉल जैसे जो है कई खिलाड़ी जो है इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है वो 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसका आयोजन होना है। ठीक है, यूएसए में इसका आयोजन होना है और इसमें कुल 55 मैच होंगे और इसमें कुल 20 अंतरराष्ट्रीय टीमें जो हैं वो भाग लेने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? 159वें, 160वें, 161वें और 162वें। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 का जारी हुआ है, इसमें भारत 159वें स्थान पर जो है, रैंकिंग भारत को 159वें स्थान पर रखा गया है। ये सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस संगठन द्वारा ये जो सूचकांक है वो प्रति वर्ष जारी किया जाता है और इसमें 180 देशों की सूची में भारत
159वें स्थान पर रहा है, जबकि 2023 की सूची में भारत को 161वां स्थान दिया गया था। मतलब भारत का जो स्थान है वो 2 अंक इसमें सुधार आया है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पाकिस्तान को भारत से ऊपर 152वें स्थान पर रखा गया है। आप लोगों ने अभी पाकिस्तान का चुनाव देखा होगा और जिस तरह से वहां पर जो है इलेक्शन में टेम्परिंग हुई है, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं कि इलेक्शन में क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है, और उसके बाद भी वहां का प्रेस पूरी तरह से इस पे साइलेंट रहा, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं रही और जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म थे उनको भी बंद करके रखा गया है, वो सबने देखा। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान को जो है वो इससे अच्छा, भारत से अच्छा रैंक किया जा रहा है, तो ये उनकी जो विश्वसनीयता है इन पर क्या करता है, ये संदेह पैदा करता है। और भारत भी इसी वजह से इन सभी जो रैंकिंग्स हैं इनका खंडन करता रहा है कि ये जो है वो एकदम निष्पक्ष रैंकिंग नहीं दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 5 मई, 4 मई और 3 मई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है, यह निष्पक्ष पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। मीडिया कर्मियों का जो इसमें योगदान है, उस योगदान को जो है सराहने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको स्वीकारने के लिए दिवस मनाया जाता है। और जो इस वर्ष 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन आयोजन हो रहा है, ये यूनेस्को और चिली सेंटियागो में 2 से 4 मई 2024 तक इसका आयोजन किया गया। और सम्मेलन का जो विषय था, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये इसका जो है वो विषय रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज और, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग बता रहे हैं, ये सारे के सारे आपको इस तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इनकी क्वालिटी के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। ठीक है, फिर भी आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना फीडबैक के थ्रू हमें बता सकते हैं कि इनमें कहाँ और सुधार की आवश्यकता है, कहाँ आप इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, ताकि हम इन वीडियोस में और सुधार कर सकें और आपके लिए और अधिक उपयोगी इनको बना सकें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रितु करिधल, पूर्णिमा देवी वर्मन और डॉक्टर असीमा चटर्जी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पूर्णिमा देवी वर्मन जी जो हैं, इनको विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये असम की वन्य जीव विज्ञानी है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और उसके जो आर्द्र भूमि आवास हैं, जो उसके आवास है, वेटलैंड्स है, उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो स्टार्क है, इसको स्थानीय रूप से ये असम में पाया जाता है और असम में इसको हरगिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भारत और कंबोडिया में, ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन जी जो हैं, ये भारत और कंबोडिया में स्टार्क रेंज पर काम करके 2030 तक वैश्विक आबादी को दोगुना कर 5000 तक पहुंचाना चाहती हैं। इनका लक्ष्य है कि इनकी आबादी 2030 तक क्या हो, दोगुनी हो, और संख्या की बात करें तो करीब 5000 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन जी। थोड़ा सा डिटेल विटली गोल्ड पुरस्कार के बारे में। ये जो पुरस्कार है विटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा दिया जाता है और ये दुनिया भर के जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं का समर्थन करता है, जो प्रकृति के संरक्षण में, जो वन्य संपदा के, वन्य जीवों के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, उन नेताओं का ये क्या करता है, पहचान करता है, उनको सम्मानित करता है। और इन पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्टार्क है उनकी तस्वीर हमने लगाई है, आप इसको देख के इनके संरक्षण के लिए जो है इनको, ये जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हैं, इनके ही संरक्षण के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? फ्नोम पेन, सिंगापुर,
हनोई और नई दिल्ली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में 3 मई 2024 को इसका आयोजन किया गया। और इसकी जो महत्वता है, महत्व इसलिए है क्योंकि इस बैठक के दौरान देश है तिमोर लेस्ते, इसको आसियान में पर्यवेक्षक देश का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इसका बैठक का आयोजन किया जाना है। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित FWD-200B क्या है? एक मिसाइल, स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान, सुपर कंप्यूटर और एआई आधारित कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये FWD-200B एक स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है। अनमैन्ड जो है ये व्हीकल है, और इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है, ये फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा इसका निर्माण किया है, और ये भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है। इसकी कीमत जो है वो मात्र 25 करोड़ बताई गई है, और जबकि इसका समकक्ष जो यूएस का प्रीडेटर है, इसकी कीमत लगभग 250 करोड़ है। मतलब उतनी कीमत में ये 10 विमान बनाए जा सकते हैं। इसकी पेलोड क्षमता जो है वो 100 किलोग्राम है, और इसकी स्थिरता क्षमता जो है वो 12 से 20 घंटे तक है। ठीक है, और ये जो विमान है, ये मेल कैटेगरी में है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ठीक है, ये इसकी जो कैटेगरी है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में है, और इसकी अधिकतम गति जो है वो करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वहां से ये 200 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो जा सकता है, और वहां पर क्या कर सकता है, बमबारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थॉमस और उबेर कप 2024 के फाइनल में जीत हासिल की है इन दोनों कपों में, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, ये चीन ने 2024 के थॉमस और उबेर कप दोनों के फाइनल में इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर पुरुषों के फाइनल में बात करें तो इन्होंने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर थॉमस कप जीता है। एक्चुअल में थॉमस कप और जो उबेर कप है, ये दोनों जो है वो कप हैं बैडमिंटन के। ठीक है, ये बैडमिंटन के कप हैं, बस इसमें अंतर ये है कि थॉमस कप जो है ये पुरुषों का जो है बैडमिंटन मैच है उसका है, जबकि उबेर कप महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो चीन ने थॉमस कप में इंडोनेशिया को हराया है, और उबेर कप में भी चीन की जो महिला टीम है, इन्होंने इंडोनेशिया को ही हराकर ये जो है वो जीता हुआ है। ठीक है, तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों चीन ने जीते हुए हैं। ठीक है, और ये जो कप है, इनका आयोजन 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक चेंगडू चीन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये थॉमस कप का 33वां संस्करण, जबकि उबेर कप का 23वां संस्करण था। और ये दोनों कप जो हैं वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के सदस्यों के बीच जो है आयोजित किया जाता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए। ठीक है, और पुरुषों की जो चैंपियनशिप है अंतरराष्ट्रीय, उसको थॉमस, जबकि महिलाओं की जो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको उबेर कप बोलते हैं। कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि थॉमस कप, उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये नक्षत्र सभा नामक पहल उत्तराखंड राज्य द्वारा जो है वो शुरू की जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई जो है एक नई पहल है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में लिखी है, आप चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके या हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के ये PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन और करीना कपूर। तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये यूनिसेफ इंडिया ने हाल में करीना कपूर को जो है अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये करीना कपूर जी जो हैं, ये काफी दिनों से यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने वर्ष 2014 में यूनिसेफ इंडिया ज्वाइन किया था, और उसके बाद से ये
महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता, उसके बाद से बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, टीकाकरण, वैक्सीनेशन और स्तनपान जैसे मुद्दों पर काम कर रही थी, ठीक है। और इनको अब जो है वो नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नई खोजी गई टारग्रेड प्रजाति, ठीक है, नाम है टारग्रेड प्रजाति, जिसका नाम क्या रखा है, बेटिप्लिस चंद्रायणी, ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, बेटिप्लिस चंद्रायणी, ठीक है। ये किस राज्य में खोजी गई है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये टार्डिग्रेड प्रजाति जो है जिसका नाम बेटिप्लिस चंद्रायणी रखा गया है, ये हाल में तमिलनाडु में खोजी गई है, ठीक है। और इसका नाम चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर इसका नाम क्या रखा गया है, बेटेप्लेस चंद्रायणी इसका नाम रखा गया है। इसको जो है वो जो टार्डिग्रेड्स हैं इनको आमतौर पर जल भालू के रूप में जाना जाता है। इनका शरीर जो है वो काफी छोटा होता है, लेकिन ये दुनिया के जो सबसे कठोर जानवर हैं उन जानवरों में से एक है। यहाँ पर ये जो है टार्डिग्रेड का जो एक चित्र भी लगाया हुआ है, आप ये चित्र भी देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसको काफी बार, ठीक है, चित्र के माध्यम से तो एटलीस्ट देखा ही होगा, ठीक है। तो ये अभी नई प्रजाति तमिलनाडु में खोजी गई जिसका नाम चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर बेटेलिप्स चंद्रायणी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन रखें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे।